गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कुछ स्टैंडर्ड्स जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम बात कर लेते हैं, है ना। तो उन क्वेश्चंस की मैं बात कराती हूँ जिन्हें आपको करने में कहीं आप अटक सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से कर सकते हैं, मेथड हमें पता लग गया है, ठीक है ना। तो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा आई ऑफ वाई एक्स। हमारे पास एक फंक्शनल है आई ऑफ वाई एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन में y dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सोल्व करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, फंक्शनल है इंटीग्रेशन ए टू बी अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो हमारा f एक्स वाई डैश है, एफ एक्स वाई डैश है, ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है हमारा रूट ऑफ वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई, यही है। इसे आप देख सकते हैं कि इसमें x क्या है? एब्सेंट है। हेयर x इज एब्सेंट। जब x एब्सेंट है तो हमने अदर फॉर्म्स आयलर लैग्रांज इक्वेशन की पढ़ी थी। तो जब x एब्सेंट होता है तो हम क्या करते हैं? x एब्सेंट होता है तो f माइनस, हमारे पास आयलर लैग्रांज इक्वेशन क्या हो जाती है? f माइनस वाई डैश f वाई डैश बराबर कांस्टेंट। हमारी आयलर लैग्रांज इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया C1। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोग नाम दे देते हैं C1। अब इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसे आप जनरल वाली जो आयलर लैग्रांज इक्वेशन है उससे भी होगा ये, है ना, लेकिन थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम इससे करते हैं रिड्यूस है जो आयलर लैग्रांज इक्वेशन उससे। f क्या है? f है हमारा रूट में वन प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई माइनस का वाई डैश f वाई डैश, यानी जो f फंक्शन है वाई डैश के रेस्पेक्ट में क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन। तो अपॉन में y है, ये तो एज ए कांस्टेंट काम करेगा, इसका हमें करना पड़ेगा 1/2 अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर एंड 2y डैश, किसका? 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का हो गया हमारे पास 2y डैश स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। बराबर में हमारा कांस्टेंट C1 चल रहा है, बराबर में हमारा कांस्टेंट C1 चल ही रहा है। तो ये क्या है? हमारी रिड्यूस्ड आयलर लैग्रांज इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि x हमारा एब्सेंट है तो हमने उसी फॉर्म का यूज कर लिया। एलसीएम लो, एलसीएम लेने पे क्या बना? एलसीएम लिया y वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, और y तो दोनों में है तो एलसीएम लिया 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस का वाई डैश स्क्वायर बराबर में C1, और ये बना 1/y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर में C1। इसे आप लिखेंगे y इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर में 1/C1। अब इसे हमें सोल्व करना है, तभी हम वो एक्सट्रीमाइज फंक्शन निकाल पाएंगे जो इस फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज कर रहा है। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो इतना इजी तो है नहीं। यदि हम y डैश को y की फॉर्म में भी लेके आए
अपॉन में y आएगा, स्क्वायर होगा, -1 होगा, फिर अंडर रूट होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड तो ये होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट y डैश बराबर tan थीटा, y डैश को क्या पुट करते हैं, tan थीटा पुट हम करते हैं। y डैश क्या हो गया, tan थीटा हो गया। तो यहाँ से क्या बनेगा, y अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/c1 एंड y sec थीटा बराबर 1/c1 और y हो गया इधर ले जाने पे cos थीटा अपॉन में c1, y की वैल्यू आई cos थीटा अपॉन में c1, y की वैल्यू आ रही है cos थीटा अपॉन c1। तो आप देख सकते हैं, अब हमें यदि x भी थीटा के टर्म्स में मिल जाए तो हम दोनों से थीटा एलिमिनेट करें या फिर कंबाइंड इक्वेशन लिख के बताएंगे कि क्या कर्व या फंक्शन जो भी हमें मिल रहा है। अब ऐसे तो हम नहीं बता सकते, हमारे पास x भी होना जरूरी है क्योंकि हमें तो y बराबर fx टाइप का कोई फंक्शन या कर्व निकालना था। तो अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं dx बाय डी थीटा। क्या निकालते हैं, dx बाय डी थीटा का हम यूज करते हैं। dx बाय डी थीटा को क्या करेंगे हम, dx अपॉन dy एंड dy अपॉन डी थीटा। क्या लिखेंगे आप, dx अपॉन dy, dy अपॉन डी थीटा, dx अपॉन dy ये एक्चुअली में है क्या, ये है हमारा dy बाय dx, ये है हमारा dy बाय dx एंड इसे उल्टा करके लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा क्या बना, ये बन रहा था tan थीटा, तो ये हमारा बन गया कोट थीटा इंटू डी वाई बाय डी थीटा, यहाँ से निकाल देंगे डी वाई बाय डी थीटा क्या हुआ 1/c1 एंड कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ हम लगाएंगे 1/c1 माइनस आगे और साइन थीटा। तो हमारे पास बना dx अपॉन डी थीटा बराबर माइनस का 1/c1 एंड एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोट को क्या लिखेंगे हम कोस अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल होगा, तो ये बचेगा हमारे पास कोस थीटा। अब हम x यदि हमें निकालना है तो x के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो माइनस का 1/c1 कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, एक बार देख लीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास x है y है, अब हम क्या करते हैं, x और y दोनों हमें थीटा के फॉर्म में मिले, पैरामीटराइज हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक साथ लिख के कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस c2 बराबर माइनस का साइन थीटा अपॉन c1। तो हमारे पास क्या आया, ये x आया, ये y आया, तो हम क्या कर सकते हैं, x माइनस c2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या बनेगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, क्या बनेगा 1/c1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1 बना देंगे। तो ये हमें बना, तो ये किसकी इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन दिख रही है हमें सर्कल की। ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की इक्वेशन है, जिसकी रेडियस जो हमारी रेडियस है, या फिर हम इसे ई कांस्टेंट ही है आर स्क्वायर बोल दें, तो इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस क्या आ रहा है, हमारे पास आर आ रहा है रेडियस, एंड जो सेंटर है, सेंटर की यदि हम बात करें, इसका सेंटर आ रहा है C2,0, C2,0 इसका सेंटर आ रहा है, यानी x एक्सिस पे कहीं पे हमें मिलेगा वो C2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इस प्रॉब्लम का जो एक्सट्रीमाइजिंग कर्व है वो हमारा है एक सर्कल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक
प्रॉब्लम, इसमें क्लू क्या था कि जहाँ हम स्ट्रक हुए इसके लिए कि हमें ये कैसे सोल्व करना है, हमने किया इसे y डैश को tan थीटा माना। y डैश को क्या माना, tan थीटा, और हमारा कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म में आया और इसे हमने कंबाइंड इक्वेशन में लिख के देखने की कोशिश की, तो ये एक सर्किल की इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जरूरी नहीं है वो ओडी में तो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इतनी सिंपलेस्ट हो जाए कि हम उसे सोल्व ही कर पाए। हम सभी ओडी को, सभी पीडी को सोल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, तो ये आप नोट करें। फिर हम एक और इम्पोर्टेंट आगे चलेंगे, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पे। जिसे एक स्पेशल नाम दिया गया है ये हमारी एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है ब्रैग-स्टोक्स प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में होता क्या है, आपको याद होगा एक हमने क्वेश्चन किया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, है ना, जहां पे हमने चेक किया था कि ऐसा दो पॉइंट्स को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हम जा रहे हैं तो सबसे कम दूरी हमें किस कर्व के अकॉर्डिंग जाए कि हमें सबसे कम डिस्टेंस कवर करनी पड़े, हमने सबसे कम चलना पड़े। तो उसके लिए हमारा आंसर आया था स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपको याद होगा हमारा आंसर क्या आया था, एक स्ट्रेट लाइन आया था। अब ये वाली प्रॉब्लम हमें क्या बताती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो अभी भी जाना है, लेकिन किस कर्व के अकॉर्डिंग जाए कि हमें जो टाइम हम कंज्यूम हो रहा है हमारा उस पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कैसा हो, मिनिमम टाइम लगे, है ना। सबसे कम टाइम कब लगेगा, सबसे कम हमें अपना टाइम देना पड़ेगा, वो ये प्रॉब्लम हमें बताएगी कि ऐसा कब होगा। पिछली वाली प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, सबसे कम हमें चलना पड़े, सबसे कम डिस्टेंस कब होगी, अब सबसे कम टाइम क्या होगा, लीस्ट टाइम लगे, ऐसा हमें प्रॉब्लम है कि हमें इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कुछ इस टाइप से है, मान लिया ये एक्स एक्सिस, ये 0 0 ओरिजिन है एंड इसे हम वाई एक्सिस बोले या फिर हमारा टाइम चल रहा है या वाई एक्सिस, या इधर ही क्या है वाई एक्सिस है, इधर ही हम टाइम को काउंट कर रहे हैं, इधर हम डिस्टेंस को काउंट कर रहे हैं। मान लिया हमें इस ओरिजिन से ही इस पॉइंट पे जाना है, कुछ पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, कुछ इस पॉइंट तक मान लिया, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है कुछ मान लेते हैं 0 0 से हमें यदि x1 और y1 पॉइंट तक जाना है, इस कर्व पे हम एक पॉइंट लेते हैं p x, y, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका मतलब x डिस्टेंस इसने चली है, y टाइम दिया है क्योंकि हम y एक्सिस पे टाइम को कवर कर रहे हैं, y इसने टाइम दिया है, ये हमें बता रहा है, ठीक है। यानी डिस्टेंस इसकी इतनी हुई एंड जो टाइम इसने लिया है वो हमारा इतना इसने कवर किया है, जो भी है
एक हमने आर्बिट्रेरी कोई भी ऐसे ही कर्व लिया है, ये फिक्स नहीं है, ऐसा ही हो कैसे भी आप बना सकते हैं, हमें तो फाइंड करना है ना वो कर्व कि जिसमें लीस्ट टाइम लगे। तो ये प्रॉब्लम के लिए लिखिए, टू फाइंड द कर्व ज्वाइनिंग टू फिक्स पॉइंट्स, है ना, इन पॉइंट्स को हम नाम भी दे देते हैं ए एंड बी। द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्या बताती है, टू फाइंड, लिख लीजिए, टू फाइंड द कर्व, to find the curve joining two fixed points, joining two fixed points joining two fixed points along which a particle takes, along which the particle takes least time, ऐसा कर्व हमें फाइंड करना है, ऐसा एक्सट्रीमाइज हमें करना है कर्व को कि हमारा जो टाइम है वो कम से कम लगे। और ग्रेविटी के अंडर हम बात करते हैं, है ना, इस प्रॉब्लम में क्या करते हैं, अंडर या फिर अंडर ग्रेविटी ए टू बी, ए से बी तक हम आ रहे हैं, अंडर ग्रेविटी काम हो रहा है और इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम थोड़ा नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, आपने अपनी जब ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट होता है डायनामिक्स में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि ग्रेविटी के अंदर ऊपर से हम छोड़ते हैं या नीचे से उछालते हैं गेंद को, या किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर इंजेक्ट कर रहे हैं या ऊपर से फेंक रहे हैं, फ्रीली हम मूव करा रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे किस तरह से मोशन होता है। तो उसी मोशन को के लिए हमें पता होना चाहिए कि जब इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, कि फ्रीली ऊपर से आ रहा है, तो हमारा जो वेलोसिटी क्या होती है आपको पता होगा, डायनामिक्स में √2g y क्या होता है, टाइम, √2gt होता है, लेकिन यहाँ पे t की जगह y है तो हम ये यूज करते हैं। तो लिखिए, इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टुवर्ड्स पॉइंट B अंडर ग्रेविटी एंड रीचेस एट पॉइंट आफ्टर टाइम t, तो इस कंडीशन में चलो लिख ही लेते हैं, है ना, लिखिए, let the particle starts from point A to point B at time t it reaches at point P x, y, then we know here the velocity at point P at time t at point P of the particle is √2zy, क्या होती है, √2zy होने वाली है, ठीक है।
तो ये होता है हमारा वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होती है, ये डायनामिक्स का पोर्शन है, मैंने आपको डायरेक्टली लिखा दिया है। ठीक है, हम जानते हैं कि v क्या होता है, वेलोसिटी होती है स्पीड में, जो हमारी स्पीड है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना, वो होता है वेलोसिटी। तो ds/dt, तो हम dt को क्या लिखेंगे यहाँ से, हमें तो टाइम के लिए कवर करना है हमारा क्वेश्चन को, तो dt हो गया हमारा, dt हो गया ds/v, dt हो गया ds/v। और जानते ही हैं ds क्या होने वाला है हमारा, ds क्या होने वाला है, जब हमने वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली की थी तब भी हमने ds निकाला था, तब हमने ds क्या निकाला था, √1 प्लस y डैश स्क्वायर dx अपॉन में v की वैल्यू है √2gy, ये हो गया हमारा dt की वैल्यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हमारी वैल्यू हो गई dt की। अब यदि हम माने कि a से b तक टोटल टाइम है वो t है, टोटल टाइम particle takes from a to b is t, then इसे ही हम बना देते हैं अपनी वेरिएशनल प्रॉब्लम। क्या बनाएंगे, यदि वो t ले रहा है, y ऑफ x आ रहा है, क्या हो रहा है, ये हमारा टोटल टाइम t है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन dt, कहाँ से, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे पॉइंट a टू पॉइंट b, a पॉइंट से b पॉइंट तक हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन a पॉइंट से b पॉइंट तक हमारा इंटीग्रेशन होने वाला है। अब जो हमारी dt की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे, क्या होगी dt की वैल्यू, सब कुछ अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन 2gy dx, और अब वैल्यूज किसकी आएंगी, x की, 0 से x1, वैल्यू क्या आई, 0 से x1। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने किया क्या, ये आप कंफ्यूज ना हो कि वेलोसिटी कैसे लिखी है, ये वेलोसिटी हमारी आई है डायनामिक्स वाले पोर्शन से, ये ग्रेजुएशन का पार्ट है, हम पोस्ट ग्रेजुएशन की चीज़ें पढ़ रहे हैं, और ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा ये, हम डायनामिक्स में ये पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे तो आपके पास तो 1-2 क्वेश्चन ही हैं, यदि आपको ध्यान भी ना हो तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, याद भी आप इसे कर सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपके पेपर में, सब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में भी। ठीक है, तो ये हमसे पूछा जाता है। तो अब हमारे पास f है, अब हमें इसे सोल्व करना है वेरिएशनल प्रॉब्लम को बाय यूलर-लैग्रांज इक्वेशन। हमारे पास f फंक्शन ये है, और फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें x एब्सेंट है, तो हम यूलर-लैग्रांज इक्वेशन कौन सी लगाएंगे वो आप जानते हैं। तो ये हमारी वेरिएशनल प्रॉब्लम बनी है। वेरिएशनल प्रॉब्लम जब ये बनी है तो हम यहाँ से लिखेंगे जो हमारा फंक्शन है f x y डैश, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या हो गया, √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन में √2 2gy, एंड x जब एब्सेंट है तो यूलर-लैग्रांज इक्वेशन क्या होगी, यूलर-लैग्रांज इक्वेशन जो अभी हमने की थी, f माइनस y डैश बराबर कोई कांस्टेंट है जिसे हमने नाम दिया है हमारा c1, जिसे हमने नाम दिया है c1। तो f क्या है, f ये है हमारा, f हमने पुट किया, क्या किया, √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन में 2gy
माइनस का वाई डैश। अब हमें वाई डैश के रेस्पेक्ट में करना है नीचे वाला, तो एज ए कॉन्स्टेंट होगा √2zy, एंड ऊपर वाले का करेंगे सेम लास्ट वाले जैसा बना, तो 2 से 2 तो लास्ट में कैंसिल ही होना है, वाई डैश अपॉन √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर में c1। ठीक है, यहाँ से हम लोग करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा √2 में 2gy ब्रैकेट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और ऊपर ये बनेगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस का वाई डैश स्क्वायर बराबर में c1, एंड फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन √2gy 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर में c1। और अगेन हम इसे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे लिखते हैं 2gy √, एक सेकेंड रुके आप सोल्व करें, कहाँ थे, हाँ ठीक है। तो इसे हमें सोल्व करना है, ये मैंने क्या किया, ऐसे करते हैं √, में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर में 1 अपॉन c1 हो गया, ये जो कांस्टेंट है 1 अपॉन c1 हमारा हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगेन वाई डैश को क्या मानेंगे, tan थीटा, वाई डैश को क्या मानेंगे हम, tan थीटा मानेंगे। लेट क्या बोल रहे हैं आज, लेट वाई डैश बराबर में tan थीटा, वाई डैश को tan थीटा माना, तो हमारा क्या बना, √, में 2gy 1 प्लस tan थीटा स्क्वायर बराबर 1/c1, और ये बन गया √y बराबर 1 अपॉन c1 sec थीटा। ठीक है, ये sec थीटा एंड 1 अपॉन √, में 2z, हमें तो y चाहिए, हम क्या करेंगे, मैं मिटा दूं ये, तो हमें हमारा y क्या बनेगा, y बराबर 1 अपॉन 2g c1 स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक एक बार देख लीजिए, ये जो हमारा c1 था इसे हमने किया, और आप कुछ इस तरह से सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमें वही अगेन वही प्रोसेस करना है, dx बाय डी थीटा हमें निकालना पड़ेगा। अब मैं उधर से भी मिटा दे रही हूँ, क्या करना पड़ रहा है हमें, हमें निकालना है dx बाय डी थीटा, ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy और dy बाय डी थीटा, dx अपॉन dy क्या हो गया, कोट थीटा, dy बाय डी थीटा ये करो 1 अपॉन 2g c1 स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा का हम डेरिवेटिव करेंगे, तो ये बनेगा 2 कोस थीटा, और कोस थीटा का माइनस का ये हो जाएगा साइन थीटा, कुछ इस तरह से, और माइनस का 1 अपॉन जी c1 स्क्वायर, और साइन थीटा और साइन थीटा यहाँ से कैंसिल होगा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। किसकी वैल्यू आई है, dx अपॉन डी थीटा की। अब हमें निकालना है x, ये वैल्यू है dx अपॉन डी थीटा की, तो हमें x निकालना है, तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस का 1 अपॉन जी c1 स्क्वायर,
ठीक है, हम इसे कुछ इस तरह और लिख देते हैं, माइनस का 1/g(c1)² 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, तो एक 2 हमारे पास आ ही जाएगा। इंटीग्रेशन करना है, ये हो जाएगा थीटा, और प्लस का कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा अपॉन 2, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लेके आए c2। देख लीजिए आप, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया हमारा c2। तो आप लिखेंगे x बराबर माइनस का 1/4g, c1² को कोई और कांस्टेंट हम c दे देते हैं, माइनस का c/4g 2 थीटा प्लस का साइन 2 थीटा, एंड हम c2 को भी उस साइड ले जाते हैं, तो इसे लिख देंगे x माइनस c2, एंड y क्या हो जाएगा 1/2g एंड c1² को हमने c लिखा है, तो c कोस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस का कोस 2 थीटा अपॉन 2 को यहाँ पे हम कर देंगे 4g। अब कुछ इक्वेशंस हमारी जानी पहचानी सी हो गई है। ये इक्वेशन है किसकी, साइक्लोइड की। ये किसकी इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन, ये दोनों मिलके किसकी बनेगी, साइक्लोइड की। तो हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन कर्व है वो क्या है, साइक्लोइड। क्या है, साइक्लोइड। तो हमारा आंसर हो गया साइक्लोइड। ठीक है, तो कुछ इस तरह हम इसे सोल्व करने वाले हैं। तो समझ आई होगी आप लोगों को, ये थोड़ा सा हिंट था। एक तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आपको पता होना चाहिए कि है क्या प्रॉब्लम में हमें ऐसा कर्व ढूंढना है, ऐसा फंक्शन या कर्व लेना है, निकालना है जो हमें मिनिमम टाइम ले। हम यदि उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, तो मिनिमम टाइम लेने वाली जो हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है साइक्लोइड। कौन सी प्रॉब्लम है हमारी, साइक्लोइड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का इसका आंसर क्या है, हमारा जो ऐसा कर्व है वो क्या है, साइक्लोइड है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, कुछ अलग ही है, इन्हीं के जैसा है, कुछ अलग। वो क्वेश्चन हम करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन नोट करते हैं। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको अब आयलर लैग्रांज इक्वेशन के जो सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हैं वो आने चाहिए, और दो चार ट्रिक क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। कुछ हो गए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके पास है एग्जाम्पल है I(y(x), अपना फंक्शनल है 2 पाई इंटीग्रेशन x1 से x2 y। अब हमारा हल्का सा अलग है, y √1 प्लस y' dx। आपको पूरा बना के दिया है फंक्शनल, आपको बनाना नहीं है, आपको ये सोल्व करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हमारा फंक्शन है f किसका होता है, x y इसके बारे में क्या हो गया, 2 पाई भी इसी के साथ लेंगे। ठीक है, 2 पाई y √1 प्लस y'²। अब x एब्सेंट है तो हम वही लगाएंगे, क्या लगाया हमने, आयलर लैग्रांज इक्वेशन। ठीक है, क्या होगी, f माइनस y' बराबर c1 हमने कांस्टेंट की जगह लिया है, तो क्या हो गया 2 पाई y
√1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस का वाई डैश, और इसका डेरिवेटिव वाई डैश के लिए तो 2 पाई वाई डैश अपॉन में √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर में C1। ये हो गया 2 पाई वाई, कॉमन आप ले सकते हैं दोनों में से, और आपके पास वही अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 अपॉन √ में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर में C1। अब करें इसे आगे सोल्व। इसे आप कुछ इस तरह और लिख लीजिए, y अपॉन, थोड़ा इजी अच्छा लगे देखने में, वाई डैश स्क्वायर C1 अपॉन में 2 इसे हम C1 डैश नया कांस्टेंट बोल देते हैं, ना भी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे चाहे ऐसे ही रहने दें चाहे C1 डैश लिख दें। तो अब आपको वाई डैश को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। अब वाई डैश को आप क्या एज्यूम करने वाले हैं, अब देखिए यहाँ यदि आप tan थीटा एज्यूम करते हैं तो नीचे sec थीटा, वहां पे हो जाएगा कोस, जाके y बराबर C1 डैश कोस थीटा। क्या बना आपके पास, y बराबर C1 डैश कोस थीटा। फिर आपको dx अपॉन डी थीटा निकालना होगा, तो वही कोट थीटा, इसका थीटा के लिए डेरिवेटिव C1 डैश साइन थीटा, क्या आया कोस थीटा, और सॉरी C1 डैश कोस थीटा, और x हमारा आया C1 डैश कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस C2, और हमारा बना x माइनस C2 बराबर C1 डैश साइन थीटा, y बराबर C1 डैश कोस थीटा, x माइनस C2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर C1 स्क्वायर, C1 डैश स्क्वायर, यानी जो भी बना सर्किल जैसा बना। क्या बना, सर्किल बना, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन एक बार आरपीएससी ने पूछा, उसका आंसर ये नहीं था, उसमें कुछ हाइपरबोलिक में था आंसर। यहाँ तो सिर्फ एक्स वाई में दिख रहा है ना, वहां पे थीटा में होना चाहिए था आंसर पूरा, और कुछ अलग वे में, मतलब आपको कंप्लीटली y को x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, वो करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस आंसर तक पहुंचने के लिए जो आरपीएससी के चारों ऑप्शंस में ये ऑप्शंस था ही नहीं, या इस टाइप का भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमें ये नहीं मानना है tan थीटा यहाँ पे y डैश को, ठीक है। यदि वो क्वेश्चन आए सब्जेक्टिव में तो आप ऐसे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आना चाहिए, लेकिन आपको जो आंसर लाना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिस फॉर्म में आपको आंसर लाना है वो भी तो आना चाहिए। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, लेट y डैश बराबर साइन कोस हाइपरबोलिक, क्या मानते हैं हम, कोस हाइपरबोलिक थीटा। क्या माना हमने, कोस हाइपरबोलिक थीटा। तो ये हमारा क्या बना यहाँ से, y अपॉन 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा साइन हाइपरबोलिक थीटा, अंडर रूट लगा है ना, और क्या बन जाएगा C1 डैश, तो y बराबर C1 डैश साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। dx अपॉन डी थीटा जब आपको निकालना है तो ये क्या होगा, dx अपॉन dy बाय डी थीटा, ये तो बन जाएगा 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक थीटा, dy अपॉन डी थीटा बनेगा C1 डैश साइन का क्या हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक थीटा, और ये बन जाएगा C1 डैश, कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा C1 डैश थीटा प्लस C2, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से थीटा निकाला आंसर में, x माइनस C2 अपॉन C1 डैश बराबर
थीटा, और इस थीटा को इन्होंने यहाँ पुट किया, तो आंसर आया y बराबर c1 डैश साइन हाइपरबोलिक x माइनस c2 अपॉन c1 डैश। ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर कुछ इस तरह आया, ठीक है। एक आपका आंसर इस तरह आ गया है, तो आपको ये ऑप्शन में मिल सकता है। दूसरा, y डैश को कोस हाइपरबोलिक ना मान के साइन हाइपरबोलिक मानते हैं। क्या करते हैं, यहाँ अलग से लिखते हैं, y डैश को हम एज्यूम करते हैं साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y अपॉन कोस हाइपरबोलिक थीटा बराबर c1 डैश y बराबर c1 डैश कोस हाइपरबोलिक थीटा। फिर यदि आप dx अपॉन डी थीटा लगाएंगे तो डायरेक्टली लिखते हैं, क्या बना, 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक थीटा dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा c1 डैश साइन हाइपरबोलिक थीटा, यानी कि x तो हमारे पास c1 डैश थीटा प्लस c2 ही आएगा, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें तो आपके पास आएगा x माइनस c2 अपॉन c1 डैश, ठीक है। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y बराबर c1 डैश कोस हाइपरबोलिक x माइनस c2 अपॉन c1 डैश। एक ये भी इसका आंसर है, और ये वाला ही ऑप्शन में होता है, था मतलब होता है नहीं, था उस टाइम जब आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो आंसर ये भी है, इसका आंसर ये भी है, और आंसर वो भी था जो हमने सर्किल वाला निकाला था। सिर्फ हमारा ये डिपेंड करेगा, हमारा क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि हमें यदि फिक्स पॉइंट्स, जो कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, 2 पॉइंट्स, यदि उन्हें कौन सा सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देख के भी करना पड़ता है, और मैं तो सब्जेक्टिव एग्जाम वालों को भी यही रिकमेंड करती हूँ, यही कहना चाह रही हूँ कि यदि आपका, अब ये क्वेश्चन है 3 मेथड से, मतलब हमने y डैश को अलग अलग माना, 3 चीजें, 3 अलग अलग आंसर आए। आप सब्जेक्टिव एग्जाम में है, कोई गलत नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में, आपके यूनिवर्सिटी में जो बुक चलती है उस बुक में इसका आंसर कौन सा है, किस मेथड से है, वो आप करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि जो प्रोफेसर्स होते हैं उन लोगों को यही, वो बुक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्हें आंसर याद होता है, आंसर नहीं दिखा सेम काट देते हैं, वो नहीं देखते कि आपका मेथड पूरा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी में बहुत सारी कॉपियाँ होती है, चेक होती है, बोर्ड एग्जाम्स में भी अक्सर यही होता है, एवरेज मार्किंग होने लगती है। तो आपको इतना तो ध्यान रखना है, यदि आपका आंसर लास्ट में सही है, स्टार्टिंग का थोड़ा सा सही है, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो आप वही मेथड करें जो आपकी यूनिवर्सिटी में बुक चलती है, उसमें जिस मेथड से या जिस तरीके से आपका ये क्वेश्चन किया गया है उससे आप करें, ठीक है। बाकी आंसर्स तीनों सही है, वो आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, वो जो आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, कौन सा कर्व उन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है वो वहाँ पे उसके बाद आपको पता लगेगा। अब और भी कुछ मान के हो सकता है, कर सकते हैं इसे, तो प्रैक्टिस आप करते रहिए क्वेश्चंस की। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, अभी देखिए हमारे पास f में क्या है, x y y डैश। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे f किस किस का फंक्शन हो जाए, f हमारा फंक्शन हो जाए x y y डैश y डबल डैश y nth। यदि कुछ इस टाइप से हमारा f फंक्शन है तो हम इसके लिए आयलर लैग्रांज इक्वेशन क्या लिखेंगे और फिर उसको क्या नाम देंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास भी जरूर देखनी है आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।